वैश्विक मंचों पर रूस का साथ रहा है। हम अपना इन सभी मंचों पर सहयोग जारी रखेंगे और यही ग्लोबल चैलेंज का सामना करने की शक्ति देगी। इससे हमारा साझा भविष्य समृद्ध होगा, समृद्ध करेगा। भारत और रूस के बीच यूएन, G20, ब्रिक्स, एससीओ तथा अन्य मंचों पर करीबी सहयोग रहा है। करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ते हुए हम इन सभी मंचों पर अपना संवाद और सहयोग जारी रखेंगे। एक्सेलेंसी, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की। अगर भारत को फ्यूल सप्लाई जारी रहेगी, पुतिन ने साफ कह दिया 2030 तक 100 बिलियन के व्यापार का लक्ष्य रखा गया है। तो तेल की बहुत सारी बात हो रही थी, कई इस तरह के सवाल हो रहे थे, कौन किससे खरीदेगा, कौन बेचेगा, तो नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन इस पर विराम पुतिन ने लगा दिया। 100 बिलियन के व्यापार का लक्ष्य भी तय कर दिया। तारीख और जो वर्ष हैं वो तय कर दिए गए हैं। भारत को पोर्टेबल न्यूक्लियर तकनीक देंगे, ये पुतिन ने स्पष्ट किया है। तो दीप्ति तनेजा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीप्ति तनेजा जी, एक बड़ी बात कह दी गई है और ये संदर्भ जो है ये होना था, जैसा कि आपने एक ही लाइन कही, ये तो होना ही था, बस रूपरेखा कुछ ऐसी होनी थी। बिल्कुल। देखिए, हम कल ही से ये बात करते आ रहे हैं विवेक, जब उनके वो 7 मंत्री आते हैं और उनकी जो सेंट्रल बैंक की जो चेयरमैन साथ आती हैं, उसी से ही रूपरेखा एक तैयार हो गई थी कि आगे आने वाले इस समिट के बाद क्या औपचारिक तरीके से साइन होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों साथ मिल के काम कर रहे हैं। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि पुतिन ये बोलते हैं कि एडवांस ड्रग्स, वो इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं कि भारत के पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है ड्रग्स प्रोडक्शन के लिए। तो वो ये बोलते हैं कि जो एडवांस ड्रग्स अब रशिया प्रोड्यूस करेगा, उससे जो हमारी टेक्नोलॉजी आएगी वो भारत से आएगी। साथ साथ भारत में जो क्लीन और फ्यूचरिस्टिक फ्यूल और एनर्जी की बात हो रही है, न्यूक्लियर एनर्जी की बात हो रही है, उसके लिए वो न्यूक्लियर डील्स करने के लिए कि यहाँ पे सस्टेनेबल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी। तो ये बहुत बड़ी चीज हम देखते हैं विवेक कि केवल एक सामान के आयात निर्यात की बात नहीं हो रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स की बात हो रही है। जब जो दो दोस्त साथ मिलके एक बराबर एक पायदान पर आकर जब बढ़ते हैं आगे, उस तरीके की बातें हमें देखने में आ रही हैं, जो ये बहुत एक डिफरेंट सिनेरियो है विवेक, जो अभी तक हम देखते आए हैं। अभी तक ये होता था कि मैं ऊंचा हूं, तू नीचा है, तू मुझसे सामान ले, तू तेरा डॉलर नहीं हुआ, रुपए ये हुआ। अब यहाँ पे सब साझेदारी की बात हो रही है, रुपए में ट्रेड होगा। कल मेरे साथ कोई किसी और चैनल पे हम डिबेट कर रहे थे, तो किसी विपक्ष ने बोला, अरे भाई वो कहाँ रुपया लेगा, और मैंने कहा सर कल तक का वेट कीजिए, वो रुपया भी लेगा आपका, बिकॉज ये नया भारत है, ये नए भारत की उमड़ती तस्वीर है। और आज यही बात पुतिन ने इस द्विपक्षीय बैठक के मंच से बोल दी कि बिल्कुल अब हम रुपए में भी ट्रेड करेंगे, हम करेंसी सेटलमेंट अपनी दोनों की करेंसीज में करेंगे। तो ये एक नया युग, एक नया दौर देखने मिल रहा है। बिल्कुल एक नया दौर है। लेकिन यहां पर मध्य एशिया की अगर हम बात करें, वहां पर स्टेबलाइजेशन जो एक शब्द है, लेकिन इस शब्द का जो एक व्यापक असर है दिखता है। और कहीं ना कहीं एक जो कह सकते हैं कि प्रासंगिकता जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन स्थापित करना चाहते थे, हमें लगा मैम कि ये हो गया है, ये हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रासंगिक वो जो मल्टी प्लुरलिटी की, सॉरी मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, कि मल्टी प्लुरलिटी की बात तो उन्होंने तभी कर दी थी जब वो राजघाट से जब अपनी विजिटर बुक में रिमार्क लिख कर आते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा, उसी की वो आगे बढ़ाते हैं, उसी को वो कहते हैं कि सबने साथ मिल के चलना है। यूरोपियन एशिया FTA की बात करते हैं, तो इट्स नॉट जस्ट अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, इट्स नॉट अ बायलैटरल अग्रीमेंट बिटवीन रशिया एंड इंडिया अलोन, ये पूरे यूरेशिया को साथ लेके चलने की बात हो रही है। उनका FTA होगा तो उनकी सारी ट्रेड जो होती है वो बहुत ज्यादा एक स्मूथ पैसेज से निकलती है। स्मूथनेस की जहां तक बात है, यहां पर एक बात और, प्रधानमंत्री बराबर हर मंच से हर बड़ी बैठकों के बाद आतंकवाद पर प्रहार करते हैं बिना नाम लिए। इस बार भी किसी का नाम नहीं लिया, और जो प्रहार किया कि उससे समझौता नहीं करेंगे। तो अब जरा समझिए कि ये दो बड़े नेताओं का मिलन होता है, प्रधानमंत्री फिर उसी बात को रिपीट करते हैं, तो जहां डर होना चाहिए वहां तो डर तो ज्यादा अब लग रहा हो।
देखिए, अब डर तो इस पे डिपेंड करता है क्योंकि हम जिसकी बात कर रहे हैं वो अपने आप में तो कोई शक्ति ही नहीं है। उसको तो कभी कोई अपना गिनी पिग की तरह यूज करता है ग्राउंड के लिए, अपने अपने मिसाइल्स टेस्टिंग के लिए कभी कोई यूज करता है। अब उसको समझना चाहिए भाई कि जब दो वैश्विक ताकतें एक साथ मिलके आती हैं और बार बार एससीओ के मन से भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही कहा कि टेररिज्म को नहीं हम बर्दाश्त करेंगे। आज भी उन्होंने यही बोला कि ये मानवता पर प्रहार है और ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है। तो जैसे उन्होंने एससीओ में भी कहा था कि नॉट जस्ट टेररिज्म बट इवन टेररिस्ट फंडिंग नेशंस, तो आज भी वो सीधे तौर से वही बात कर रहे हैं कि टेररिज्म से जो एक आप उमड़ते विश्व की तस्वीर देख रहे हैं वो नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने कहा कि वैश्विक सबको एकजुट होना पड़ेगा। तो अगेन वो टेररिस्ट फंडिंग की बात कर रहे हैं कि भैया एक तो है जो प्रहार कर रहा है और जो एक पीछे से उसको फंडिंग कर रहा है, सारी वैश्विक ताकतें और सब देश जब एक मिलके इस बात को बोलेंगे, टेररिज्म को नकारेंगे, तभी विश्व आगे बढ़ सकता है। तो क्या यहाँ पर जो बैलेंस स्थापित करने की बात भारत की तरफ से हो रही थी, कह रहे कि प्रयास हो रहा था, लेकिन ये जो अंडर करंट है वो ऊपरी लेयर पर दिखता है, G7 हो या फिर ब्रिक्स हो, एक संतुलन की बात हो रही थी, तो ये भारत ने कर दिया, क्या लग रहा है? देखिए, भारत तो शुरू से ही संतुलन बना के चल रहा है। भारत ने आज जो मैसेजिंग दी है वो ये दी है कि भारत प्रथम, भारत के इंटरेस्ट सबसे प्रथम। बैलेंसिंग तो वो तभी से करके चल रहे हैं कि जब वो ना ट्रंप को पीछे छोड़ते हैं, ट्रंप के साथ जहां डील्स होती हैं वहां करते हैं, पुतिन के साथ जब डील्स होती हैं वहां करते हैं। और आज उन्होंने ये जो मैसेजिंग दी है, क्योंकि देखिए सैंक्शंस लगा, 21 नवंबर से सैंक्शंस आती हैं यहाँ पे, उसके लिए खैर पहले से ही स्टॉकअप करके रख लिया था ऑयल, लेकिन जैसे 2010 से 2015 तक हमने देखा था जब ईरान पे सैंक्शंस लगी थी, विवेक बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन थी। तो 5 साल तक सैंक्शंस चली, जिसके चलते हमने 16% से सीधा 4-5% पे अपना ऑयल इंपोर्ट ईरान से कर दिया था। तो उसी चीज को एनविजन रखते हुए यहाँ पे अभी महीना भी पूरा नहीं हुआ है एंड वी हैव मूव्ड ऑन टू अ सिस्टम कि हम फाइनेंशियल सेटलमेंट्स करेंगे। तो वो बैलेंसिंग के साथ साथ जो एक राष्ट्र प्रथम, भारत के इंटरेस्ट प्रथम का बार बार मैसेजिंग कर रहे हैं, ये बहुत स्ट्रांग मैसेजिंग है कि आप हमें फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हो। मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र प्रथम और राष्ट्र के इंटरेस्ट सबसे ऊपर है। मल्टी अलाइनमेंट एक शब्द है, मल्टी अलाइनमेंट को भी अलाइन कर दिया भारत ने, और आपकी बातों से बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि भारत अलाइनमेंट जानता है और पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि हम किस तरीके से भारत के साथ हैं, भारत अपना रास्ता खुद चयन करता है। तो हैदराबाद हाउस से पीएम मोदी और पुतिन ने दुनिया को 2 टूक संदेश दिया। मोदी ने विश्व शांति की बात की, पुतिन ने उनकी बात को आगे बढ़ाया। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में 2 ग्लोबल लीडरों की इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती भारत रूस संबंधों की तरह ही नेचुरल बॉन्डिंग वाली नजर आई। एक तरफ इन दोनों नेताओं ने नए ग्लोबल ऑर्डर का मैसेज दिया, तो वहीं पीएम मोदी ने जो कहा उससे दुनिया को भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। दरअसल 1990 के बाद से दुनिया बाइपोलर हो गई, लेकिन भारत ने आज रूस के राष्ट्रपति के सामने पूरी तटस्थता के साथ कहा, भारत केवल और केवल शांति के साथ है। मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। दरअसल एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर अब भी तनाव है, जिसके पीछे की वजह भारत का अमेरिका से कच्चा तेल खरीदना बताया गया। हालांकि भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर लगातार बातचीत जारी है, लेकिन पुतिन से बातचीत के दौरान हैदराबाद हाउस से पीएम मोदी ने व्हाइट हाउस और क्रेमलिन दोनों को क्लियर कट संदेश दे दिया। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के सामने विश्व शांति को लेकर अपना पक्ष रखा हो। इसी साल सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के सामने रूस यूक्रेन जंग को लेकर शांति संदेश दिया था।